हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम कॉमर्स सब्जेक्ट का उसके बचे हुए आंसर्स जो हैं उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस का मैंने आंसर्स शेयर किए थे और बाकी आंसर्स को मैंने बहुत ध्यान से एनालाइज करके और देखने के बाद उनके सोर्सेज देखने के बाद ही मैं ये आंसर्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो 51 से मैं बता रहा हूँ कि द प्रिंसिपल ऑफ कैविट एम्प्टर इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आईपी राइट्स होते हैं, इट इज़ अ लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट्स क्रिएशन एंड इन्वेंशन, ये भी ठीक है। और दूसरा है इट इंक्लूड्स पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सी, 52 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट फॉर परफॉर्मेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड। इसका जो सही जवाब है वो है प्लेज, 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ अ सिस्टर। ओके, तो 54 का डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 का जो है इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड इज नॉट पेबल इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज। तो इसका कई जगह मैंने देखा इसको 10,000 भी दे रहे हैं, 15,000 भी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी ये जब आयोग की सही आंसर की आएंगी तो भी पता चल पाएगा, तो इसका मैं आपको सही जवाब नहीं दूंगा। 56 का जो है राम इज सुपर सीनियर सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, का इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर राम इज। इसका जो सही जवाब है वो 2.5 लाख यानी कि 2,50,000, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसका जो है राइट आंसर कई जगह सी दे रखा है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही दे रखे हैं और कुछ जगह पे इसको सेकंड ऑप्शन को ठीक माना है। तो इसमें भी थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है पिक्चर क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो ये आयोग की आंसर की पे ही डिसाइड होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप इसको स्ट्रेट अवे कहीं भी डाल के आंसर्स नहीं देख सकते, ना ही कोई बुक के जरिए आप सर्च कर सकते हैं। तो ये तो क्योंकि इसी तरीके का पेपर का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रहा है, तो आयोग की आंसर की पे ही डिसाइड होगा, इसलिए हम बहुत जल्दी कोई जजमेंट नहीं लिख सकते। 52 अंडर अल्टरनेट टैक्स रेजिम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका भी जो आंसर दे रहे हैं वो दोनों दे रहे हैं, सी इसका सही आंसर होगा 58 का। 59 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस फंड। तो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस फंड में जो आंसर दे रहे हैं वो बी दे रहे हैं, द इंटरेस्ट रेट इज 0.5%। ओके, बट ये भी देखने का है कि आयोग उसका फाइनली क्या इस पर जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 60, इन रिगार्ड्स टू टैक्स प्लानिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका जो सही जवाब वो है सी ऑप्शन, इट इज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी टू द मिनिमम। ओके, सो 60 का सी। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसका जो सही जवाब वो है सी ऑप्शन। दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो नेशनल गवर्नमेंट इनेक्ट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक विच इज़ द RBI वो तय करती है। तो 61 का सी। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपके स्टॉक्स भी हो गए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट जिसे हम ADR बोलते हैं, GDR भी हो सकता है, लेकिन SDR नहीं होता है विच इज़ दी पेपर गोल्ड। ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इसका यही नहीं होगा, 62 का डी। 63 का जो है मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजिंग, VI जो एक मर्जर था, वो आइडिया, मास्टर कार्ड जो कि अलायंस है और नेस्ले जो है लाइसेंसिंग बेस पे काम करता है। तो 63 का जो है वो पहला ही ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3 एंड 4, 63 का ए। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर में कुछ जगह पे इसका सिर्फ पहला आंसर दे रहे हैं कि इट अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इट अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स को नहीं काउंट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका दोनों आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब टैरिफ लगाए जाते हैं, ठीक है, देखिए टैरिफ जब लगते हैं तो प्राइसेस पे तो फ़र्क पड़ता ही है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, क्योंकि जब टैक्स पड़ेगा तो इंपोर्ट्स महंगे होंगे। तो अब क्वांटिटी पे कैसे असर पड़ेगा? क्वांटिटी पे असर ऐसे पड़ेगा कि जो लोग पहले मानिए टैक्स पड़ना शुरू हो गया, तो जो लोग पहले का 100 मंगाते थे तो वो अपनी
एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करें, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब क्वांटिटी को कंट्रोल करेंगे तभी उनके एक्सपेंडिचर कम होंगे। तो क्वांटिटी कम करेंगे तभी वो टैक्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका दोनों आंसर होना चाहिए कि इसका इफेक्ट जो है प्राइस पे पड़ता है और क्वांटिटी पे पड़ता है। ठीक है, तो 64 का सी। 65 का ये जो है क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक है। करंट अकाउंट जो मॉनिटर करता है वो फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, और कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसैक्शन। तो बोथ 65 का सी। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू एड वैलोरम टैक्स। तो एड वैलोरम टैक्स जो है उसका सही जवाब है वो है सी। इट इज़ लिवाइड बेस्ड ऑन द आइटम वैल्यू, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। बट ये इट इज़ अ फिक्स्ड फी नहीं हो सकता, क्योंकि हर आइटम की वैल्यू अलग होती है, तो उसके हिसाब से टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा। ये नहीं कि हम अगर 10% गोल्ड पे लगा रहे हैं तो और आइटम पे भी 10% ही लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी वैल्यू के आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उस पर एड वैलोरम टैक्स लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 66 का बी ऑप्शन। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही आसान है, WTO इसका आंसर है। 67 का बी WTO। 68 काइजन कॉस्टिंग पे सवाल आया था, तो इसका भी सी ऑप्शन है। दोनों ही हैं, सिस्टम ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट विदाउट नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्वालिटी स्टाफ एंड सिक्योरिटी। 68 का सी। 69 का जो पूछा है कि एवरेज स्टॉक दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 5000 कम है, तो ये तो कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, उसका आंसर आएगा 37,500। 69 का डी। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे सवाल आया। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है इट एनालाइज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 670 का सी। 71 with reference to margin of safety which of the following will improve it by lowering BEP through reduction of fixed cost by adopting a better profitable product mix। तो थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन है, मैंने इसका सही जवाब नहीं मैं इसको कैलकुलेट कर पाया, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा इसका जवाब। इसका आयोग सही आपको पता चलेगा क्या है। तो 71 का अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। 72 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सवाल आया था विद रेफरेंस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसका दोनों ही सही है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट शोज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। तो बिल्कुल सही है 72 का सी। 73 इफ द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव द रेशियो। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। जब आप लाइबिलिटी करंट पे करेंगे तो आपके जो है रेशियो बेटर होने की कोशिश में आएगा। 73 का डी। 74 भी आप पकड़ सकते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज रिस्क, क्विक रेशियो लिक्विडिटी, स्टॉक टर्नओवर एफिशिएंसी और मार्जिन ऑफ सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो 74 का जो होगा वो पहला होगा, 74 का ए। 75 मोनोपोलिस्ट में चार्ज हायर प्राइसेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो जो भी मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके ही वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है मार्केट से, हायर चार्ज करता है प्राइस। तो कब कर सकता है कि जब उस मार्केट में डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक हो, यानी कि आप कितना भी प्राइस में चेंज कर लो या घटा लो, मतलब कितना भी आप प्राइस फ्लक्चुएट हो, आदमी को लेना है, यानी कि वो बहुत ज़रूरत बन जाता है। तो उस केस में जो है कंपनी वाले क्या करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं। उन्हें पता है कि हम प्राइस कितना भी बढ़ा दें, लोगों को खरीदना ही खरीदना है। तो डिमांड जो रहती है वो लेस इलास्टिक होती है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक। तो 75 का बी, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है इस तरीके के मार्केट का। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है कि चार्जिंग, इनिशियली चार्जिंग लो प्राइसेस। ठीक है, तो इनिशियली लो क्यों चार्ज किया जाता है? एक तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मार्केट स्किमिंग की जाती है। तो 76 का जो है डी इसका सही आंसर होगा कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में साफ दे रखा है, पहले 76 क्वेश्चन का आंसर 77 में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू प्राइसिंग। तो प्राइस स्कीमिंग जो की जाती है, रिलाइज ऑन हाई अपफ्रंट प्राइसेस टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ठीक है, तो यहीं से आप पकड़ सकते हो। और पेनिट्रेशन प्राइस रिलाइज ऑन लो अपफ्रंट प्रोसेस टू अट्रैक्ट कस्टमर। ओके, तो 77 का सी जो है वो सही जवाब है। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप ध्यान रखिएगा हमेशा, एक तो जो कर्व्स होते हैं, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू का हो या एवरेज रेवेन्यू का हो, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना वो मूव कर रहा है। बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तो 78 का डी सही आंसर है।
अगला है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द फर्म्स लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमें याद रखिएगा लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है तो उसका मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। अब ये देखना है कि ये लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन अगर होता तो सिर्फ एक आपके जो है प्लांट साइज के लिए होता या एक साल के लिए होता। अब यहाँ कह रहा है फर्म्स लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जब फर्म को 5 से 10 साल हो जाते हैं तो हर साल का जो लोएस्ट एवरेज पॉइंट होता है उसका जो एवरेज मिनिमम पॉइंट निकाला जाता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। 79 का ए, ये प्रूवन है। आप डोमिनिक सैल्वाटोर में देख सकते हैं, ट्रूएट एंड ट्रूएट में देख सकते हैं, लुईस एंड फिलिप में देख सकते हैं, और भी बहुत सारी किताबें जहाँ पर ये जवाब दे रखा है। 79 का ए। अगला क्वेश्चन है 80, एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जब गिरता है जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है एवरेज कॉस्ट कर्व से कम होता है। 80 का 1 ए जो है इसका सही आंसर है। 81, द बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट टोटल कर्व इज जॉइंटली डिटरमाइंड बाय एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 81 का ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इन रिगार्ड टू एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ द फर्म इंपोर्टिंग गुड्स। तो कोई भी कंपनी जब इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, अब उसमें जो एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज होता है उसमें अगर वैल्यू में चेंज होगा रुपए में और डॉलर में तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो अगर होम करेंसी वीकेंस, होम करेंसी का मतलब ये है कि अभी आपको $1 के बदले में, पहले मानिए अगर 40 रुपये मिल रहे थे और अगर आपको $1 के बदले में 60 रुपये मिल रहे हैं और फर्म जो है इम्पोर्ट कर रही है तो आपको लॉस होगा, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम डॉलर में पे करते हैं। यानी कि पहले हमें $1 खरीदने के लिए 40 रुपये देने पड़ रहे थे, अब हमें $1 खरीदने के लिए 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी करेंसी वीक हुई है तो फर्म को लॉस होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इफ होम करेंसी स्ट्रेंथन्स, यानी कि पहले हमें 60 रुपये देने पड़ रहे थे अब हमें 40 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, तो उस केस में फर्म को लॉस नहीं होगा, यानी कि सिर्फ इसका पहला स्टेटमेंट ठीक है। 82 का 1। अगला क्वेश्चन है पीवी रेशो पे। तो ये पीवी रेशो थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि इन्होंने चीज़ें कम दी हैं। अगर मैंने बहुत कोशिश की, ट्राई करा निकालने का, तो इसका मेरे हिसाब से तो आंसर 4/3 आ रहा था, लेकिन आयोग क्या देता है इसका देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। 83 का भी डाउटफुल है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब हुआ कि जब आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और जब कोई बंदा डिबेंचर रिडीम कराएगा तो प्रीमियम पे कराएगा, यानी कि आप कम पे दे रहे हैं और कम पे सेल कर रहे हैं और ज़्यादा पर खरीद रहे हैं एज ए कंपनी, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत नुकसान होगा। तो 84 का डी। 85, ये भी क्वेश्चन वेटेज एवरेज कॉस्ट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से 17 होना चाहिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया लेकिन ये गड़बड़ दे रखा है इन्होंने, कुछ इसमें सवाल में गलती है या तो ऑप्शंस ठीक नहीं दे रखे हैं। तो 85 का भी डाउटफुल है, मैं इसको आंसर नहीं दूंगा। 86, कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू एवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के लिए कैपिटल बजटिंग की जाती है। तो 86 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू हेजिंग। तो हेजिंग रिस्क मेंटेन करने के लिए किया जाता है, तो इट मिनिमाइज द रिस्क थ्रू ऑप्शन एंड फ्यूचर। ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों से ही जो है रिस्क को बैलेंस किया जाता है। 87 का सी। CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि कितने फैक्टर मॉडल है, तो उसको मैंने डिटेल में निकाला तो ये 1 फैक्टर मॉडल निकल के आ रहा है। 88 का ए आंसर। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर, ये 2 ऑर्डिनल डेटा जो हैं, ऑर्डिनल डेटा को ही रैंक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 89 का ए। ये पॉजिटिव एसोसिएशन का सवाल आया है, तो इसका सही जवाब है हेल्थ एंड हाइजीन। 90 का ए। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पूछा है, तो काई स्क्वायर जो है नॉन पैरामीट्रिक होता है, बाकी टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट जो है पैरामीट्रिक है। द फोर्थ मोमेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया, कैलकुलेट करके ही निकाला है। इसका आंसर है बी, m+3m²। फोर्थ, इसकी तो मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं और बुक्स में भी स्टैट्स की देखा, तो फोर्थ मोमेंट वो यही आता है, m+3m²। 92 का बी। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज वैलिड, क्वेश्चन नंबर 93। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो स्मॉल सैंपल साइज के लिए वैलिड रहते हैं, बाकी लार्ज सैंपल साइज के लिए हम पैरामीट्रिक की तरफ जाते हैं। 93 का बी। 94, गुडनेस ऑफ फिट जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और गुडनेस ऑफ फिट, दोनों टेस्ट जो है हम काई स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। 94 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग जो है वो कोटा सैम्पलिंग होती है। 95 का बी, ये भी चेक कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप अज्यूम द लीडर्स आर मेड रादर देन बॉर्न। तो ये जो थ्योरी है वो बिहेवियरल थ्योरी है, ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी के हिसाब में ही कहा जाता है कि लीडर्स जो है बनाए जा सकते हैं, पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेड थ्योरी में कहा जाता है कि लीडर्स आर जो है बॉर्न होते हैं, ठीक है। 96 का बी। 97, थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स हाउ मैनेजर कैन फैसिलिटेट। तो इसका सही जवाब है 97 का ए, एम्प्लॉइज लर्निंग, ठीक है।
98 आवर पर्सनालिटीज शेप आवर बिहेवियर। ये सवाल इसलिए मुझे इस पर श्योर हूँ क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। तो उसमें मैंने पढ़ाया भी बच्चों को कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे जो है बिहेवियर को शेप करती है। ओके, तो 98 का बी। 99 ये दिया है पॉट स्कोर, ये किसने दिया था? ये लूथर गुलिक ने दिया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और ऐसे कुछ करके है पूरा इसका जो स्टेटमेंट, ये लूथर गुलिक ने दिया था। 99 का बी। 100 का है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो है वो एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। 100 का ए। तो ये सारे मैंने सवाल बताए, इसमें कुछ सवालों के अभी आंसर क्लियर नहीं है और कुछ गलत भी हैं, तो देखिए क्या रहता है। मेरे हिसाब से जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी मेरिट, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा पेपर था, बिल्कुल नेट जेआरएफ के लेवल का बनाया था और उससे भी ऊपर ही रखा था इन्होंने, और जीएस भी ठीक आई थी। देखते हैं क्या रहता है, अगर कोई फेयर सिलेक्शन होते हैं तो चांसेस हैं बच्चों के। देखते हैं। अब आप लोग अपने अपने आंसर्स, अपने अपने मार्क्स मुझके मेरे साथ शेयर करिए, तभी मैं उस पर जजमेंट ले पाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।